नमस्कार मित्रों, सीधू ने सट के इस एपिसोड में हमारे साथ मुंबई से धनंजय कुमार जी जुड़े। धनंजय जी, आपका सीधू ने सट में स्वागत है। धनंजय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, इंडियन एक्सप्रेस में लंबी पारी खेले हैं और फिल्म निर्देशक भी हैं, लेखक भी हैं, मशहूर राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और जब जब हमारे साथ जुड़ते हैं बेबाक बात करने के लिए मशहूर है। और हमारे दर्शकों को आप जो बात करते हैं वो बात अच्छी लगती है क्योंकि आप तथ्यों के आधार पर सत्य उजागर करते हैं। आज जो बात हमें करना है वो शिवसेना प्रमुख स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे की विरासत आपके सुपुत्र उद्धव ठाकरे क्यों नहीं संभाल पाए, इस विषय पर हमें चर्चा करना है। इस विषय पर बहस करेंगे। हालांकि एक बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं, क्योंकि आजकल जो झूठ परोसा जा रहा है देश भर में, तो तथ्यों को भी हमें कभी कभी आगे करना चाहिए। 1984 तक शिवसेना की स्थापना 1966 में हुई और उसकी जन्मदात्री कांग्रेस ही थी। बाला साहेब देसाई करके मिनिस्टर थे और कम्युनिस्टों का गिरण गांव पर जो कब्जा था उसको खत्म करने के लिए मारवाड़ी मिल मालिक और गुजराती मिल मालिकों ने शिवसेना को जन्म देने के लिए कांग्रेस को प्रेरित किया था। और कृष्णा देसाई का जो एमएलए थे गिरण गांव के, उसके मर्डर के साथ शिवसेना की धमाकेदार एंट्री हुई थी और पहले शिवसैनिक जो विधायक बने वो गिरण गांव से आए थे। और दूसरी बात भी मैं बता दूं कि 1984 तक शिवसेना और कांग्रेस का गठबंधन रहा और इमरजेंसी के दौरान प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के समर्थन में बाला साहेब ठाकरे रहे। कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो हमेशा कहते हैं, अरे बाला साहेब ठाकरे तो हिंदुत्ववादी राजनीति कर रहे थे और ये कांग्रेस के साथ उद्धव ठाकरे ने अपने आप को जोड़ दिया। मेरे ख्याल से ये बात हमारे दर्शकों को पहले से बता देना चाहिए। मगर इतनी पार्श्वभूमि रखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनकी यानी जब मुख्यमंत्री थे तभी उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए जो साजिशें हुई, ऑपरेशन लोटस हुआ, शिवसेना को तोड़ा गया, वहां से लेकर आज फिर से एक बार शिवसेना, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को भी तोड़ा गया। मोदी शाह को ऑपरेशन लोटस करके क्यों ये करना पड़ रहा है, उस पर हमारे मित्र वरिष्ठ पत्रकार धनंजय कुमार अपना विश्लेषण प्रस्तुत करें, ऐसा हम अनुरोध करते हैं। धनंजय जी, आपका फिर से एक बार स्वागत। जी नमस्कार। और आपको और आपके साथ आपके चैनल को देखने वाले जो नागरिक हैं, मैं उनको दर्शक नहीं कहता हूं, मैं उनको नागरिक कहता हूं। नागरिक आपके चैनल का नाम भी द नागरिक है। जी जी, द नागरिक है। और मैं मानता हूं कि इस देश का रहने वाला हर व्यक्ति जो है उस देश का नागरिक है। वो दर्शक नहीं है, वो तमाशबीन नहीं है, क्योंकि वो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर आदमी की भूमिका है। वही वोट देता है, चुनता है सरकार को। सरकार जिस तरह के फैसले ले रही है, सांसद जिस तरह के फैसले ले रहे हैं, विधायक जिस तरह से काम करते हैं, वो उनके फैसलों से आम आदमी, जिसको हम नागरिक कह रहे हैं, नागरिकों को प्रभावित होना चाहिए। अगर नहीं होते हैं, वो दर्शक बने रहते हैं, तो ये हमारे लोकतंत्र की असफलता है। हमारे संविधान को जो है हमने एक, जैसे कि किताब हमने धर्म ग्रंथ रख रखा है लाल पोथी में बांध करके, वैसा ही हो जाता है फिर। लेकिन संविधान जो है वो लाल पोथी में बांधने वाले ग्रंथ है नहीं। संविधान हमारे जीवन के भविष्य को, हमारे आने वाले बच्चों के भविष्य को गाइड करने के लिए, वो या बेहतर जगह ले जाने के लिए एक ऐसी किताब है। और जो आपने जिक्र किया महाराष्ट्र का, और बड़ा अच्छा आपने कहा, शुरुआत में ही कम शब्दों में आपने बतला दिया
शिवसेना की भूमिका, शिवसेना कैसे खड़ी हुई। और जब शिवसेना खड़ी हुई तो प्रांतवाद सबसे इम्पोर्टेंट था, वो जो आपने बताया वो तो था ही, लेकिन उसके बाद उन्होंने वो रूप ले लिया मराठी, मराठी मानुस। और उसकी वजह भी रही कि वो जो जो ये महाराष्ट्र का बंटवारा हुआ, बॉम्बे स्टेट का बंटवारा हुआ, गुजरात महाराष्ट्र 2 स्टेट बने, उसकी पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं वो भी था, चूंकि हुतात्मा चौक जहां 106 से ज्यादा लोग मारे गए वो भी याद है। और एक आम मराठी के मन में कहीं ना कहीं ये था, या गुजराती के मन में भी कहीं कहीं था या है, कि मुंबई जो है हमारी नहीं हुई, मुंबई महाराष्ट्र के पास रह गई। मुंबई की बड़ी लड़ाई हुई, ये तो आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। और वो जब लड़ाई होती है तो कहीं ना कहीं सब कुछ टूटता है, दोनों का टूटता है। जिससे ईरान और जी अमेरिका में युद्ध हुआ तो नुकसान तो दोनों का हुआ, बल्कि जो तमाशबीन है, इसलिए हमने कहा कि हम तमाशबीन नहीं, हम नागरिक हैं, जो तमाशबीन है उनका भी नुकसान हुआ। पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट हुआ, पूरी दुनिया में जो है शेयर बाजार क्रैश किया, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी, वो अमेरिका में भी बढ़ी, ईरान में भी बढ़ी, हिंदुस्तान में भी बढ़ी। हिंदुस्तान ने तो कुछ किया नहीं, चुपचाप तमाशा देखता रहा, जो उसका काम करना था वो भी नहीं किया। तो महाराष्ट्र की बात हम करें तो महाराष्ट्र में जो हो रहा है, जो अपने विरासत की बात कही, तो बाल ठाकरे की विरासत क्या है, ये पहले इसको समझना जरूरी है। तो आपने जैसा कहा कि बाल ठाकरे ने जो कांग्रेस के साथ खड़े होकर के उन्होंने जो है, जो मिल मजदूरों का और मिल मालिकों का जो झगड़ा था उसको किस तरह से उन्होंने किया, और फिर मराठी मानुस पे आए, मराठी मानुस पे आकर के चलते हुए फिर वो हिंदुत्व पे आ गए। वो मराठी मानुस पे नहीं टिके, वो हिंदुत्व पे आ गए और बीजेपी के साथ खड़े हुए। और याद कीजिए जब बाबरी मस्जिद टूटी थी तो बाला साहब ने कहा था कि अगर बाबरी मस्जिद को तोड़ने का काम हमारे शिव सैनिकों ने किया है। और बाला साहब का नाम पूरे देश में कट्टर हिंदू नेता के तौर पे स्थापित हुआ। आप यही थे, बॉम्बे में थे उस वक्त, आप समकालीन के संपादक थे। जी और मैं जो है जनसत्ता से सामना आ गया था, सामना अखबार शुरू हुआ, तब बाला साहब जो है उन्होंने तय किया था कि अब जब हिंदुत्व का एजेंडा हमने लिया है तो हमको केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहना है, हमको पूरे देश में फैलना है। और उन्होंने फिर वो जो मराठी मानुस का जो था उसको सॉफ्ट कर दिया और हिंदू की बात करने लगे। और उसके बाद उस अखबार में हम लोग जो है, मुझे याद है कि 12 या 13 स्टाफ थे हिंदी सामना के अखबार में, उसमें सब हिंदी पट्टी के लोग थे, कुछ बिहार के थे, कुछ उत्तर प्रदेश के थे, कुछ मध्य प्रदेश के थे, हिंदी भाषी लोग थे। और उस समय तो आपको याद होगा कि सामना में कोई ढंग के लोग आना नहीं चाहते थे, हिंदी पत्रकार, जनसत्ता के पत्रकारों को कई लोगों को निमंत्रण दिया गया लेकिन कई लोग नहीं आए। संजय निरुपम वहां से आए, मैं भी उनके साथ चला गया क्योंकि मैं संजय जी निरुपम का दोस्त हुआ करता था। जी और बाला साहब मुझे, जब मैं नजदीक गया तो बाला साहब मुझे बुरे आदमी नहीं लगे। और फिर मैंने जाना कि मार्मिक पत्रिका निकालते रहे, अभी भी शायद निकलती है। और बाला साहब को जो मैंने जाना, पॉलिटिकल, एक दो चेहरा था बाला साहब का, एक पॉलिटिकल व्यक्ति थे और दूसरे एक अच्छे इंसान, एक इंसान के तौर पे थे। इंसान के तौर पे मैंने देखा कि वो भावुक इंसान। एक घटना का जिक्र करके खाली मैं बताऊं कि जब बॉम्बे पिक्चर एक आई थी, तो बॉम्बे पिक्चर जब रिलीज हुई तो किसी बात से हम गए हुए थे उनके बंगले पे, तो बाला साहब ने हमसे पूछा कि धनंजय तुमने बॉम्बे देखी? हमने कहा नहीं सर, अभी तो मैंने नहीं देखी। बोला अरे देखो, तुमने नहीं देखी होगी कि वहाँ साहब का जो है, वो जो टीनू आनंद ने किरदार किया था, उसको बाद में मार देते हैं वो लोग, मर्डर हो जाता है। मैं मरने वाला नहीं, पिक्चर देखो, अच्छा पिक्चर बनाया, ऐसा बाला साहब करने वाले। बाकी आप जानते हैं बड़े व्यंग्यकार थे, वो किसी को बख्शते नहीं थे। जी तो बाला साहब को अगर मैं देखता हूं तो दुनिया के सामने कट्टर हिंदू, एक ऐसा लगता है कि मुसलमानों का घोर विरोधी ऐसा चेहरा दिखाई पड़ता है उनका, या गैर मराठियों के साथ जो है बुरा बर्ताव करने वाला। चूंकि एक छवि है जिसे राज ठाकरे ने छवि बनाई अपनी, कि जो है वो बिहारी को पीटो, उत्तर प्रदेश वालों को पीटो, फलानों को पीटो। बाला साहब की भी शुरुआत में वैसी छवि थी, वैसे करके सत्ता में आए वो। कल्याण कभी कल्याण एपिसोड, कल्याण जी रेलवे स्टेशन का कल्याण एपिसोड। एपिसोड, बिल्कुल। तो कल्याण एपिसोड,
लेकिन पर्सनली तौर पे मेरा जो अनुभव है बाला साहब ठाकरे का, कि वो एक सहृदय व्यक्ति थे। जी उनके सामने अगर आप झुक के जाते हैं, अगर आप सच्ची बात करते हैं, तो वो दिल से आपके साथ खड़े हो जाते थे। खैर, और मैं जब वो देखता हूं तो मुझे नजर आता है कि जो प्रबोधन काल ठाकरे, जो उनके पिता थे, जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो हिंदू मुसलमान नहीं थे, जो मराठी और गुजराती भी नहीं थे, वो जी सामान्य इस देश के नागरिक थे, जो संविधान सम्मत नागरिक होना चाहिए, वैसे समाज सुधारक थे। उनके जो पिताजी थे बाला साहब ठाकरे के, इवन श्रीकांत ठाकरे जो इनके पिताजी थे, राज ठाकरे के, आप जानते ही होंगे, वो समीक्षाएं लिखा करते थे। उनसे भी हमारी 2-4 मुलाकात है, मैं उनके घर पे भी गया था, सामना भी आते थे। बड़े सज्जन आदमी थे। आप कह नहीं सकते कि इनके बेटे जो है वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं या मराठी बिहारी कर रहे हैं। तो जो उनका जो जो बाला साहब ठाकरे के पिताजी जो का जो था, वो था समाज में जो हिंदुत्व, भले बाला साहब ने अपना लिया, लेकिन वो हिंदुत्ववादी नहीं थे, वो सावरकर समर्थक नहीं थे। वो देश को एक अच्छा देश बनाना चाहते थे। उद्धव ठाकरे वैसे ही व्यक्ति हुए। उद्धव ठाकरे ने कभी बाला साहब ठाकरे की उस धारा को स्वीकार नहीं किया जिसमें मारपीट है, जिसमें नफरत है। मुझे याद जी आता है, तब उद्धव ठाकरे जो है वो राजनीति में नए नए आए थे। हम लोगों से मुलाकात होती थी, क्योंकि दफ्तर आते थे वहां, सामना के दफ्तर में। बेहद सहृदय आदमी, ठीक से बात नहीं कर पाते थे, हिंदी बहुत कम बढ़िया जानते थे वो। राज ठाकरे तो बहुत बढ़िया हिंदी जानते हैं, लेकिन राज ठाकरे की छवि एक जो है कठोर व्यक्ति के तौर पे थी। लेकिन उद्धव जो है एक सहृदय व्यक्ति थे। आप याद कीजिए, मी मुंबईकर, जो आपने कल्याण वाले का जिक्र किया, इन्होंने नारा दिया था, मी मुंबईकर, यानी मुंबई में जो रह रहा व्यक्ति है, मुंबई का है, वो मराठी बिहारी उत्तर प्रदेश का फलाने जगह का नहीं है, वो मुंबई का है, और उसके साथ कोई दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन राज ठाकरे ने उसी समय कल्याण वाली घटना की, और फिर दोनों भाइयों के बीच में जो है अलगाव बढ़ता गया, और वो बढ़ता यहाँ तक गया कि बाला साहब के होते दो फाड़ हो गई शिवसेना। शिवसेना दो फाड़ नहीं हुई, मतलब राज ठाकरे अलग हो गए, उद्धव अलग हो गए। तो उसके बाद जो उद्धव ठाकरे ने जो पार्टी संभाली, ये जो नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी जब आपके वहां के मुख्यमंत्री थे गुजरात के, और जो दंगा हुआ और वाजपेयी जी ने कहा कि राजधर्म निभाओ, और उन्होंने कहा था कि राजधर्म ही तो निभा रहा हूं, वाजपेयी जी को बहुत बुरा लगा था उनका इस भाषा में बात करना। उज्जट भाषा इसको कहते हैं। वाजपेयी जी बड़े नरम हृदय आदमी थे। ठीक है, वो आरएसएस के साथ थे, वो तमाम गलतियां, तमाम गड़बड़ियां है, लेकिन एक सहृदय आदमी थे, उनके भीतर एक इंसान बसता था। इसलिए वो जब कहा था, आपको याद कीजिए, जब सरकार उनकी एक वोट से गिरी थी 1996 में शायद, तो उन्होंने कहा था कि मैं ऐसी सरकार को चिमटे से भी नहीं छूना चाहता। एक विधायक, एक सांसद वो खरीद सकते थे, नहीं किया, और उनके ही बिछाए मार्ग पर चल करके आए नरेंद्र मोदी। उन्होंने नैतिकता के तमाम धरातल होते हैं उसको तोड़ दिया। जितने लेयर होते हैं नैतिकता के, वो धार्मिक लेयर हो, सामाजिक लेयर हो, राजनैतिक लेयर हो, आर्थिक लेयर हो, सारे लेयर को नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया। इनका राष्ट्रवाद अडानी के पास जाके खत्म हो जाता है। इनका हिंदू राष्ट्र सत्ता तक पहुंच की कुर्सी तक पहुंचने के बाद खत्म हो जाता है। वो न कोई हिंदू होता है, न कोई राष्ट्र होता है। भारत माता की जय इनका झूठा नारा है। ये सांसद को तोड़ते हैं। महाराष्ट्र में एक बार तोड़ा, विधायकों को तोड़ा, उद्धव ठाकरे को तोड़ करके जो है उद्धव ठाकरे की सरकार गिरा दी और अपनी सरकार बनाई। ये काबिलियत नहीं है। मैं इसको राजनीति में, हालांकि कहते हैं, यही लोग कहते हैं, आरएसएस वाले ही कहते हैं, येन केन प्रकारेण। कहां तो तुम चाल चेहरा और चरित्र की बात करते थे यार। चाल चेहरा और चरित्र, शुचिता की बात करने वाले लोग इतने नीचे गिर गए, जो खाली गंदगी की बात करते हैं। धर्म के नाम पर गंदगी, राष्ट्र के नाम पर गंदगी, राजनीति के नाम पर गंदगी, प्रांत के नाम पर गंदगी, भाषा के नाम पर गंदगी, स्त्री पुरुष के नाम पर गंदगी, खाली गंदगी की बात करते हैं। इतना गिर जाना। धनंजय जी, मुझे इस समय वो याद आता है अटल जी का भाषण। तब बांद्रा में रेक्लेमेशन पर समता नगर में पहला भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन हुआ था, और तब
अटल जी ने जो भाषण दिया था वो मोदी उससे एकदम शीर्षासन कर रहे हैं। मोदी शाह आप सही फरमा रहे हैं। और ऐसे जी उन्होंने ऐसे गंदे भक्त पैदा किए हैं जो अश्लील बातें लिखते रहते हैं। आप यदि आलोचना करें मोदी की तो गाली गलौज पर उतर आते हैं। ये संस्कारिता आरएसएस की है क्या? हमें तो सवाल होता है हमें। नहीं, फिर देखिए भाई साहब, एक बात होती है, हम आलोचना क्यों करते हैं नरेंद्र मोदी का? नरेंद्र मोदी जी ने मेरी संपत्ति हड़प ली है, नरेंद्र मोदी जी से मेरी कोई दुश्मनी है, मेरे घर में कोई मर्डर किया है, नरेंद्र मोदी ने कुछ लूटा है? कुछ नहीं किया। कोई हमारी पर्सनल व्यक्तिगत दुश्मनी कुछ है नहीं। है नरेंद्र ही नहीं। मोदी जी हाँ, अगर अगर हमको मिले तो हम उनको प्रणाम करेंगे, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन ये शिकायत सीधी तो बात। करेंगे कि मोदी जी आपको जिस बात के लिए देश के नागरिकों ने सत्ता पे बिठाया था, उनमें से एक भी बात आपने पूरी नहीं की। न काला धन को लाया, न भ्रष्टाचारियों को पकड़ा, न 2 करोड़ हर साल नौकरी दी, न किसानों की आय दुगनी की। आपने किया क्या? आपने हिंदू मुसलमान किया। 3 बार सत्ता में रहे, आप सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए, लेकिन आपने ही जो कहा था उस मानक पे खड़े नहीं उतरे। आप फ्लॉप हैं। और ये किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए हम आलोचना करते हैं? हम आलोचना करते हैं पूरे देश की तरफ से बोलते हैं, क्योंकि आम आदमी जो पीड़ित है, आम नागरिक जो नहीं बात कर सकते, जिनके बच्चे अभी लखनऊ में जो अलीगंज में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लगी और मर गए, उनकी तरफ से हम बोल रहे हैं। हम उनकी तरफ से बोल रहे हैं जो कुंभ के मेले में 100 से ज्यादा लोग भगदड़ में मर गए, उनकी तरफ से हम बोल रहे हैं। हम उनकी तरफ से बोल रहे हैं जो दिल्ली के कोचिंग इंस्टीट्यूट में बाढ़ के नदी मतलब बारिश के पानी में डूब के मर गए, हम उनकी तरफ से बोल रहे हैं। हम उनकी तरफ से बोल रहे हैं जो आपके मोरबी में पुल पर मर गए गिर करके। हम उनकी तरफ से बोल रहे हैं जो आपके अहमदाबाद में जहाज गिरने की वजह से कितने लोग मारे गए, उनकी तरफ से बोल रहे हैं। हम उनकी तरफ से बोल रहे हैं जो देश में हर दिन, वो चाहे अपराधियों द्वारा मारे जाते हो या पुलिस के द्वारा मारे जाते हो या आत्महत्या करते हो, चूंकि उनके पास कर्ज ज्यादा हो गया हो या इसलिए आत्महत्या करते हैं बच्चे कि नीट का एग्जाम फिर से कैंसिल हो गया। एग्जाम ले रहे हैं और आप 1 मिनट बच्चा लेट होता है उसको घुसने नहीं देते हो। हम ये कोई मेरा बच्चा खाली थोड़े नीट का एग्जाम दे रहा है। सही मेरे बात। घर के लोग थोड़े कुंभ के मेले में मारे गए। मेरे घर का आदमी थोड़े वो जहाज पर जो गिरा जहाज अहमदाबाद में उसे मरा। लेकिन वो बोल रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन उनके रुदन को सरकार नहीं सुन रही है। हम इस मीडियम के व्यक्ति हैं, जो पत्रकारिता मीडियम है, पत्रकारिता का काम है, पत्रकार का काम है सरकार की आलोचना करना, सरकार को सही आईना दिखाना। हम आईना दिखाते हैं, हम आलोचना भी नहीं करते, हम आलोचना उसको नहीं करते, हम आईना यही दिखा तो रहे हैं कि आप पत्रकार अपना धर्म चेहरा है। देखो। यही तो पत्रकार धर्म है। जी, कि आप अपना चेहरा देखो मोदी जी, आपका चेहरा ऐसा ही था। अभी योग दिवस पे आपने बोला कि योग कीजिए, 70 के होंगे या 50 के दिखेंगे, तो आप तो 75 के हो गए, 55 के दिखते हैं क्या? आपको तो सब कुछ खाने को मिलता, आपको तो कोई कमी नहीं है। डॉक्टर भी 24 घंटा लगा हुआ है। पानी घट गया कि शुगर बढ़ गया कि यूरिक एसिड बढ़ गया कि क्या बढ़ गया, वो सब चेक करने वाले हैं। तो क्या आप 55 के लगते हैं आप? क्यों नहीं लगते हैं 55 के? आप तो, आपके पास तो सब कुछ करने का समय है। अब आप जाते हैं ट्रंप के सामने तो एक्सेलेंसी 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 बोलने लगते हैं। और आपसे एक चिट्ठी शब्द नहीं चिट्ठी निकलता कि पढ़ के हमारे, बोलते हैं। हाँ, और आपको आपको एक बार भी नहीं कहते हैं कि हमारे देश में इतनी महंगाई बढ़ गई, हमने जो व्यवस्था अपनी बनाई थी सब चरमरा के गिर गई तेल की वजह से, हमारा रुपया गिरता जा रहा है, हम किसी को मुंह दिखाने लायक है। प्रभु कुछ कीजिए, क्या कर रहे हैं? युद्ध रोकिए। नहीं, युद्ध से क्या नाविकों की भला है? हत्या करी अमेरिका ने, उसका भी जिक्र नहीं कर पाए वो। नहीं कर पा रहे हैं आप। नहीं, कैसे करेंगे? तो अगर हम आलोचना करते हैं तो हम कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं निकाल रहे। मेरी मोदी जी से कोई दुश्मनी है ही नहीं, आपकी भी कोई दुश्मनी नहीं है। सही हम तो बात। जो दुश्मन हमारे हैं, हमारे जो दुश्मन है, जिस जो हमारे खेत जो है 2 फीट बढ़ा लिया आपने, हम तो उससे नहीं लड़ते हैं कि जाने दो यार, कौन ये लेके जाएगा मरने के बाद खेत, इसको लेके जाने दो। हम तो राह चलते जो है, कोई सब्जी बेचने वाला अगर बोलता है 5 रुपया ज्यादा लेता है तो हम दे देते हैं कि जाने दो यार, 5 रुपया लेने दो, हमको कोई नुकसान नहीं है इससे। हमको क्या दुश्मनी है नरेंद्र मोदी जी से? नरेंद्र मोदी इस देश के जो है भाग्य विधाता बन के बैठे हैं। उनसे सवाल है कि भाई ये जो है सांसदों को और विधायकों को खरीद रहे हो, ये नैतिकता का कौन सा मानदंड गढ़ रहे हो आप?
किस शास्त्र में लिखा है? आप जिस धर्म की बात करते हो, हिंदू धर्म के किस जगह पे लिखा है कि आप ये न केन प्रकार लूट लो, मार दो, धमका दो? जो ट्रंप कर रहा है वो आप करो। तो फिर ट्रंप जो कर रहा है उससे तो उसका भला हो रहा है, उसके देश का। वो लूट रहा है, वेनेजुएला का तेल पूरा लेगा तो उससे अमेरिका के लोगों का भला होगा। लेकिन आपके किस काम से हिंदुस्तान के नागरिकों का भला हो रहा है, ये जरा बताइए। क्या आपने मुंद्रा पोर्ट दे दिया अडानी को, उससे देश का भला हुआ, देश के नागरिकों का भला हुआ? क्या आप अंडमान में जो कर रहे हैं और जो 135 किलोमीटर रेंज में पूरा जंगल नष्ट कर देंगे, उससे भारत का भला होगा? क्या छत्तीसगढ़ के जो जो वन क्षेत्र हैं, वहां के वन काटे जा रहे हैं, खदान मालिकों को आप दे रहे हैं, अडानी को और अग्रवाल को और फलाने को, उससे देश का भला हो रहा है? क्या इस देश में पूरी शिक्षा व्यवस्था चौपट कर देने या कहिए निजी हाथों में सौंप देने से देश का भला हो रहा है? कि आपने कहा कि यूजीसी अब ग्रांट नहीं देगा, यूनिवर्सिटियां खुद अपनी व्यवस्था कर ले। कहां से व्यवस्था कर ले? मतलब क्या यूनिवर्सिटी के लोग शेयर बाजार में उतर जाएं? यूनिवर्सिटी के लोग क्या वहां दुकान खोल दें? क्या चाहते हो आप क्या कर रहे हो? कौन सा काम आपका कहे? आप राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर में चोरी हो रही है, आपसे वो रुकता नहीं। आपने जिसको बिठाया वो चोर है, और चोर क्यों ना हो। आप जब चोरी के पैसे सत्ता, चोरी के विधायक से, चोरी के सांसद से आप सत्ता में बने रहोगे, तो वो क्यों ना चुराए? जब देख रहा है कि जो शीर्ष पे बैठा व्यक्ति ही चोर है, डाका डाल रहा है। आप चोरी भी नहीं कर रहे हैं, आप डाका डाल रहे हैं। डाका डाल उद्धव रहे हैं, सही ठाकरे बात के है। और सांसदों को, उद्धव उद्धव ठाकरे उद्धव के को तो विधायकों उद्धव को, को तो और खत्म कह ही रहे हैं कर दिए। ऑपरेशन लोटस है, ऑपरेशन हाँ लोटस कर रहे हैं, ऑपरेशन टाइगर कर रहे हो। ये हाँ, टाइगर ऑपरेशन नहीं, ये ऑपरेशन गीदड़ है। उन सही बात। सांसदों को लेकर जा रहे हो जिसके पास रीढ़ की हड्डी नहीं है। अरे आप, रीढ़ की हड्डी तब होती जब वो सांसद इस्तीफा दे देते, बोलते हम उद्धव ठाकरे के भाषण से जीत करके आए हैं, हम इस्तीफा देते हैं, हम देखिए हम अपनी ताकत साबित करेंगे। तब आप कहलाते टाइगर हो। आप सही गीदड़ बात। हो। नहीं, आप दूसरे हमें का मांस, हमें दूसरे का दूसरे, एक मिनट सर, दूसरे का जो हाँ, हिस्से का जो उसने शिकार किया है, जो अपने का रखा है, उसको चुपके से छीन के भागते हो और बोलते हो ऑपरेशन टाइगर। जी। धनंजय जी, मुझे बाला साहेब ठाकरे और प्रमोद महाजन, उनकी जोड़ी याद आती है। और अब वो जिस प्रकार से शिवसेना को ये लोग खंडित कर रहे हैं, खत्म करना चाहते हैं, यानी तो विरासत कहां बची बाला साहेब ठाकरे की, या बचेगी? उद्धव ठाकरे मराठी मानुस के कल्याण के लिए उनकी विरासत को बचाए रखेंगे? देखिए, जो जो सर जो बड़े नेता होते हैं ना, उनकी विरासत बचाने की जिम्मेदारी केवल उनके बेटों पर नहीं होती, क्योंकि वो खाली बेटे के लिए तो नेता नहीं है ना। वो सही शिवसेना बात। प्रमुख जो थे बाला साहब ठाकरे, वो तो जब एक जमाने में पूरे देश के हिंदुओं के लिए नायक बन गए थे। एक जमाने में पूरे महाराष्ट्र के नायक थे कि मराठियों की बात कर रहा है यार आदमी, मराठियों को नौकरी दो, छोटी छोटी नौकरियों के लिए बाहर के लोगों को क्यों बुला रहे हैं? उनकी अपनी राजनीति थी जैसी थी। हालांकि मैं प्रांतवाद और भाषावाद और धर्मवाद और राष्ट्रवाद वाले पूरे सारे बैरियर को मैं नकारता हूँ। कोई बैरियर का मतलब नहीं। ये मोदी जाते हैं वहां अमेरिका या न्यूजीलैंड या किसी और देश में, मोदी 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 जो कर रहा होता है वो कौन है? मोदी अगर इतने अच्छे हैं तो वहां क्यों रह रहे हो? लौट के आओ हिंदुस्तान, तुम तो हिंदुस्तानी हो। क्यों नहीं लौट के नहीं आते हो? क्यों वहां पे सही जाकर के बात। मोदी मोदी अच्छा माइक पे देखिए, नौटंकी देखिए, माइक पे रोने लगते हैं, मोदी जी ने देश को जो है कहां पहुंचा दिया। अरे कहां पहुंचा दिया? वो ट्रंप का वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। रोज ट्रंप गालियां देता है। तो अगर आप ट्रंप भी बन जाते कि पाकिस्तान को हड़प लेते, उधर चाइना का कुछ हड़प लेते, उधर श्रीलंका का हड़प लेते, उधर ईरान का कुछ हड़प के ले आते, तो अरे भी आपकी तारीफ करते लोग। अपना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर लेने का वक्त आया तब तो ट्रंप ने आदेश दिया और संघर्ष विराम हो गया। तो आप ना ट्रंप हो, आप ना नेहरू हो। नेहरू तो बहुत ऊंची चीज, आप वाजपेयी भी नहीं। नेहरू तो इतनी ऊंचाई पे खड़े हैं कि ये कई जन्म, शायद जन्म होता नहीं, मैं तो मानता नहीं जन्म फनम, लेकिन पूरे मिल जाएं, पिरामिड बना ले, जो हम लोग के यहाँ यहाँ महाराष्ट्र में जो बनाते हैं
वो कृष्ण जन्म के समय, वो हाँ भी बना ले तो भी वहां नहीं पहुंच पाओगे नेहरू पर। सही बात। कोई भी लेखक, शेक्सपियर, मैं भी लेखक, शेक्सपियर भी लेखक, तो मैं शेक्सपियर हो जाऊंगा? नहीं ना होऊंगा सर। सही बात। बोले शेक्सपियर से ज्यादा लंबी उम्र जो है धनंजय जिए, तो उससे मैं शेक्सपियर से बड़ा हो जाऊंगा। शेक्सपियर से ज्यादा किताबें रामलाल ने लिखी, तो उससे ज्यादा बड़ा हो जाएगा। उससे कोई नंबर से ज्यादा होता है। आपने किया क्या, आपने लिखा क्या, क्वालिटी क्या है, वर्थ क्या है, समाज को दिशा दिया कि नहीं दिया, समाज के लिए बेहतर समाज का निर्माण किया या नहीं किया। जो समाज का बेहतर निर्माण नहीं किया, बेकार है वो। पूरा सही बात। राख भी जब मिट्टी में दब जाती है तो वो उर्वरक का काम करती है। आप राख भी नहीं हो, वो धूल हो जिसमें कुछ उपज नहीं सकता। तो सही बात। ये कोई राजनीति है कि आप जो है दूसरी पार्टी से जीत के आया है उसको झपट लो, डरा करके, धमका करके, लालच दे करके, कुछ और करके। और अगर नहीं भी आप दे रहे हो, मान लिया कि आप नहीं दे रहे हो, जा रहे हैं खुद ही, तो आप रोको ना, कानून बनाओ संसद में कि कोई भी इस्तीफा दे व्यक्ति, देवे, इस्तीफा देवे। हाँ, कि अगर आपको पार्टी बदलना है, पार्टी में नहीं लग तो इस्तीफा दो, चुनाव लड़ो, आप करो। ऐसा कानून बनाओ, संविधान संशोधन तो आप कर ही सकते हो, दल सही बदल बात। कानून में फिर परिवर्तन करो। आप वो नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे? क्योंकि आप तो चाहते हो राम नाम जपना, पराया माल अपना। पराये अपना। पे ही आपकी नजर है, क्योंकि यस। आपकी नजर जो है, आपकी कुवत नहीं है अपनी खेती करने की। अब जो जो बीजेपी जितनी दूर तक चली, अब इसके आगे नहीं जा सकती है। आप कितना भी जोर लगा लो, सब कब्जा कर लो, लेकिन जब विद्रोह शुरू हो जाएगा, विद्रोह का मतलब जब सड़कों पर लोग आ जाएंगे, वो पेपर लीक का मैटर हो, वो आग लग के मरने वाले का मैटर हो, कुंभ में भगदड़ में मरने का मैटर हो, किसी बाबा के सत्संग में जाने के बाद भगदड़ में दौड़ मर के मरने का मकसद हो, अमेरिका के सामने घुटने टेकने का हो, चीन के सामने घुटने टेकने का हो, महंगाई बढ़ जाने का हो, सबके निजीकरण हो जाने का हो, तमाम मसलों को लेकर के लोग नाराज हैं। एक विषय बताइए, एक बिंदु बताइए जहां आपसे खुश हैं लोग। राम मंदिर की ही बात कर लीजिए, तो राम मंदिर का तो सत्यानाश कर दिया आप। 240 पर तो सिमट गए हैं ना, वो 240 तो पर तो तब आ ही गए। वो तो तब सिमटे थे जब राम मंदिर बना दिया था आपने, और राम मंदिर में डकैती की है आपने, ये मामला नहीं आया था। जी। ये नहीं आया था कि ट्रंप के सामने आप घुटने टेक रहे हो और कह रहे हो एक्सेलेंसी एक्सेलेंसी। तब तो डंका बज रहा था ना आपका, वो डंका। अब तो घंटी भी नहीं बज रही है। अब घंटी ये बज रही है कि भैया आपका टाइम हो गया, बंद करो, निकल लो। पता नहीं कब जी निकलेंगे, मगर आज धनंजय जी आपने जिस प्रकार से बात कही, हम मोदी के विरोधी नहीं हैं। उन्होंने जो अंधभक्तों को पैदा किया है और अपनी माला जपाते हैं, वो मेरे ख्याल से वो अपना ऊपर का जो खाली है उसका बर्फी उसका मुर्गा खा इस्तेमाल लिया है। करके, हाँ, वो कुछ इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं। और है ही नहीं कुछ, तो देश का इस्तेमाल भविष्य इस्तेमाल क्या तो है सब करेंगे जब वो सब समझते ही रहेंगे। नहीं। जी। तो आज आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। नमस्कार।